नमस्कार विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है, जिसमें काफी सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर हम अपने शरीर की सभी क्रियाओं का ध्यान से अवलोकन करेंगे, तो हो सकता है कि हमें अचंभा हो। दिल का धड़कना, श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होना, भोजन का पाचन, रक्त का पूरे शरीर में बहना, किडनी और उत्सर्जन तंत्र का कार्य करना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे शरीर में यह सभी तंत्र किस तरह कार्य करते होंगे? कितना आश्चर्यजनक है कि हमें ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन ये सभी तंत्र अपने आप ही अपना कार्य करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इन सभी तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जंतुओं और पादपों में विभिन्न पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। विद्यार्थियों, इस चित्र से आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा कि हृदय और रक्तवाहिनी दोनों मिलकर हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले हम कुछ प्रमुख अवयवों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है रक्त, फिर रक्तवाहिनियां, जिन्हें हम धमनी, शिराएं या केशिकाओं के नाम से जानते हैं, हृदय, हृदय का धड़कना या स्पंदन, ये सभी परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख अवयव होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के बारे में। विद्यार्थियों, जब हमारे शरीर का कोई भाग किसी कारणवश कट जाता है, तो उसमें से खून या रक्त या रुधिर बहने लगता है। आइए जानते हैं कि यह रक्त होता क्या है। विद्यार्थियों, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में बहता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। विद्यार्थियों, अब हम रक्त द्वारा परिवहन की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि रक्त एक द्रव है और इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में से एक प्रकार है लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके या मिला करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है या परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना बहुत कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको याद रखना चाहिए। रक्त में अन्य कई प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं रोगों से हमारा बचाव करती हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग फैला सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने कई बार देखा है कि जब खेलते खेलते हमें चोट लग जाती थी या लग जाती है और कटने के कारण अगर रक्त बहने लगता है, तो कुछ समय के बाद रक्त का बहना अपने आप बंद हो जाता है और कटे हुए स्थानों पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम जाता है। विद्यार्थियों, रक्त का थक्का जम जाना भी एक प्रकार की कोशिकाओं के कारण होता है। इन कोशिकाओं को पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने यह तो जाना कि रक्त पूरे शरीर में बहता है, परिवहन करता है, लेकिन एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठता है कि रक्त पूरे शरीर में किस माध्यम से बहता है।
तो विद्यार्थियों, रक्त के बहने के लिए हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती हैं जो नली के समान कार्य करती हैं। इनके अंदर रक्त का प्रवाह होता है, अर्थात रक्त बहता है। यही वाहिकाएं रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही साथ रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को लेता है। इस अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, पहली धमनी और दूसरी शिरा। विद्यार्थियों, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्धि रक्त अर्थात शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियों की दीवार मोटी और प्रत्यास्थ अर्थात इलास्टिक होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इसे आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। आप अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी को अपनी बाईं हाथ की कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। इस तरीके से रखने के बाद क्या आपको कोई स्पंदन गति या धक धक की आवाज महसूस होती है या धक धक जैसी गति महसूस होती है? विद्यार्थियों, यह स्पंदन क्यों होता है? ये धक धक हमें क्यों महसूस होती है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन या नब्ज चलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। अब आपको ये अवलोकन करना है कि 1 मिनट में यह स्पंदन या धक धक कितनी बार होता है। विद्यार्थियों, अगर आप इन स्पंदनों को गिनेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट स्पंदों की संख्या या स्पंदनों की संख्या 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। इसे स्पंदन दर भी कहा जाता है। अपने शरीर में आप अन्य ऐसे भागों का भी पता लगा सकते हैं जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों, शिराएं वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध लिखा होता है, इसका अर्थ कई जगह अशुद्ध रक्त भी होता है। इस अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाने का काम शिराएं करती हैं। विद्यार्थियों, शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है कि हमने धमनी और शिराओं के बारे में तो पढ़ा। धमनियां जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं और शिराएं जो अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से वापस हृदय तक ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा का कार्य धमनी और शिराओं के कार्य से विपरीत होता है। जहां धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है, वहीं फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसी प्रकार से जहां शिराएं अशुद्ध रक्त के परिवहन का कार्य करती हैं, वहीं फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त के परिवहन का कार्य करती है। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं शिरा और फुफ्फुस शिरा के बारे में। शिरा एक प्रकार की रक्तवाहिका है। इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। वहीं अगर हम फुफ्फुस शिरा के बारे में बात करें तो फुफ्फुस शिरा उन शिराओं को कहते हैं जो फेफड़ों से
शुद्ध रक्त को लेकर उसे हृदय तक पहुंचाती हैं। विद्यार्थियों, इसी तरीके से अगर हम बात करें धमनी और फुफ्फुस धमनी के बारे में, तो हम पाते हैं कि धमनियां एक प्रकार की रक्तवाहिका हैं जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। जहां रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसे शुद्ध रक्त माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनी के बारे में, तो फुफ्फुस धमनी वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। विद्यार्थियों, जब आप दिए गए चित्र को देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो रही है। ऊतकों में पहुंचकर ये अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन नलिकाओं को केशिकाएं कहा जाता है। विद्यार्थियों, अब हम पता करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अवयव के बारे में, जिसका नाम है हृदय। विद्यार्थियों, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। विद्यार्थियों, आप एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो सालों तक बिना रुके कार्य कर सकता है। यह लगभग असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर एक मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप या आपके हृदय की साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। विद्यार्थियों, जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त अर्थात शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कक्षों के बीच विभाजन की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त अर्थात शुद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि के बारे में। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, हृदय में अगर हम रुधिर परिसंचरण मार्ग को देखें तो हम पाते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों से अशुद्ध रक्त अत्यंत बारीक और छोटी छोटी शिरा कोशिकाओं द्वारा एकत्र करके अपेक्षाकृत बड़ी रचनाओं शिराओं में डाल दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। यह रक्त शिराओं द्वारा अग्र और पश्च महाशिराओं में पहुंचा दिया जाता है। अग्र और पश्च महाशिराएं हृदय के दाहिने आलिंद में खुलती हैं, जिससे रक्त अब दाहिने आलिंद में आ जाता है। दाहिने आलिंद से यह अशुद्ध रक्त अब दाहिने निलय में आ जाता है। दाहिने निलय से निकलने वाली पल्मोनरी महाधमनी द्वारा यह अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन मिल जाती है और इस प्रक्रिया से रक्त शुद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, अब यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के द्वारा या फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त धमनियों और धमनी की कोशिकाओं में पहुंचता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। धमनी कोशिकाओं से रक्त कैपिलरी में आ जाता है। यहां से शुद्ध रक्त शरीर के अनेक अंगों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार पूर्ण परिसंचरण में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। एक बार अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने भाग में आता है और दूसरी बार शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग से आकर संपूर्ण शरीर को पंप कर दिया जाता है। हृदय से होकर रुधिर के 2 बार परिसंचरण करने की क्रिया ही द्विपरिसंचरण कहलाती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं
हृदय की धड़कन या स्पंदन के बारे में। हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। यह पेशियां लयबद्ध रूप में संकुचन और विश्रांति करती हैं। लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति मिलकर हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहलाती है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष या छाती की बाईं ओर हाथ रखें तो आप अपने हृदय की स्पंदन या धड़कन को महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान रखिए, चिकित्सक या डॉक्टर आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नाम का यंत्र उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को बढ़ाकर या आवर्धित करने की युक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, जो कि एक डॉक्टर थे, अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का मजाक उड़ाया गया, उनका उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाने लगा। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे इलाज कराना भी बंद कर दिया। लेकिन हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तत्व के रूप में मान्यता मिल गई थी। विद्यार्थियों, यह तो हमने जाना कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र और उसकी पूरी क्रियाविधि के बारे में। लेकिन एक और बहुत रोचक बात है कि कई जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। विद्यार्थियों, आपने कभी सोचा है कि जिन जीवों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता होगा, वो जीव जीवित कैसे रहते होंगे या इनमें परिसंचरण की प्रक्रिया कैसे होती होगी? चलिए समझते हैं। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। वह जिस जल में रहते हैं वही जल उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है और उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्यार्थियों, कितना रोचक है ना कि हमारा शरीर किस तरह मशीन की भांति कार्य करता है। हमने आज रक्त परिसंचरण तंत्र, स्पंज, हाइड्रा, हृदय की गतिविधि के बारे में जाना और हमने हमारे शरीर की इस पूरे तंत्र की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय और अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।